हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिथ्या मोटिवेशन पर। उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से अग्निवीर वायु का फॉर्म भरे, पूरी प्रोसेस उसमें बताई गई थी। लेकिन अब कैंडिडेट्स को डाउट ये आ रहा है कि हम अग्निवीर क्यों बने, हम उस जगह क्यों अपने 4 साल खराब करें जिसके बाद हमारा कोई फ्यूचर ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। देखिए, जो सरकार एक नियम लेकर आ चुकी है उसको तो अब बदला नहीं जा सकता, उसी में अभी हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। आप सोचेंगे कि हम ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो ये जैसे कि तैसा पहले जैसा हो जाएगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नहीं भरेंगे तो कोई और भरेगा। देखिए, 4 साल में आपका नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये पॉलिसी गलत है, इसमें कई कमियां हैं, लेकिन इसमें होने वाले फायदों को आप नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अगर ये चाहते हैं कि किसी तरह का मुझे बिजनेस लोन मिल जाए, यानी आपको कोई बिजनेस लोन दे दे और आप फिर कोई अपना बिजनेस सेटअप कर ले, तो क्या ऐसा मुमकिन है? आज एज ऑफ नाउ, आज की कंडीशंस में क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। कोई भी बैंक आपको बिजनेस लोन नहीं देगा क्योंकि आपके पास उसके लिए कोई आधार नहीं है। आप अगर चाहते हैं मुझे पर्सनल लोन मिल जाए जिससे मैं अपने दूसरे काम कर लूं, वो मिल जाए, नहीं, कोई नहीं देगा। आप अगर ये चाहते हैं कि मैं किसी जगह पे भी जाकर अप्लाई करूं, किसी गवर्नमेंट, इसके अलावा अग्निवीर के अलावा किसी और गवर्नमेंट सर्विस में जाकर अप्लाई करूं और मेरा वहां तुरंत हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पे आपको कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। वहां पे आपको एक नॉर्मल आम कैंडिडेट्स के रूप में ही देखा जाएगा और वहां पे मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अग्निवीर वायु के 4 साल के बाद ये सारी चीजें मुमकिन हैं। आपको बिजनेस लोन, पर्सनल लोन की सुविधा बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी गवर्नमेंट अन्य सेक्टर में अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आने वाले 4 साल के बाद, यानी आपकी 4 साल की सर्विस के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरी चीज, आप किसी भी जगह पर, किसी भी अगर दूसरी जॉब में अगर नौकरी करते हैं, वहां जाकर जॉब करते हैं किसी भी दूसरे कंपनी में, तो वहां पे कोई भी आपको फर्स्ट ईयर से और फर्स्ट मंथ से इतना अमाउंट पे नहीं करेगा, यानी आपकी सैलरी इतनी नहीं होगी जितनी कि आपको यहाँ पर मिल रही है। देखिए, फर्स्ट ईयर में यहाँ पर 30,000, मैं बताता हूं आपको। देखिए, फर्स्ट ईयर में जो हमारा फर्स्ट ईयर है, यहां पर आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है। ठीक है, यहां पर आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है। और सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी जो हो जाती है वो हो जाती है 33,000। 33,000 सैलरी हो जाती है सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000। थर्ड ईयर में आपकी सैलरी हो जाती है 36,500। और इसी तरह से 36,500 आपकी सैलरी हो जाती है थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी हो जाती है 40,000। कितनी? फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी हो जाती है 40,000। देखिए, अब यहां पे डाउट क्रिएट हो रहा है। यहां पे डाउट क्रिएट हो रहा है कि जो अफवाह है कि हमारा इनकम टैक्स कट जाएगा या अन्य डिडक्शन हो जाएंगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे सरकार ने, गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है। देखिए, वो स्कीम है सेवानिधि पैकेज है, जिसमें आपको लगभग 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब 11.71 लाख रुपए मिलेंगे। 11,71,000 रुपए लगभग आपको वहां पे होंगे।
अब वो किस तरह से होंगे, देखिए यहां पे क्या होगा कि आपकी पर मंथ सैलरी का 30% आप जमा करेंगे, जो ऑटोमेटिक डिडक्शन है आपको की सैलरी में से वो कट कर ही आएगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि वहां पे फिर मेरा सैलरी 30% कट जाता है तो फिर मेरा जो अमाउंट बचता है वो लगभग आपका 21,000, यानी इसमें से अगर माइनस कर देते हैं वो 30,000 का बस हो जाता है 30% 9,000। ठीक है, अगर यहाँ पे 9,000 माइनस कर देते हैं 9,000, देखिए अगर यहाँ पे 9,000 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी बचती है वो 21,000 रुपीज होती है। ठीक है, फर्स्ट मंथ की सैलरी 21,000 होती है, लेकिन अभी इसमें भत्ते नहीं जोड़े गए। ये आपका सैलरी पैकेज है, इसके अलावा आपको राशन अलाउंस मिलेगा, ठीक है, ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, अगर और आपको हार्डशिप अलाउंस, यानी किसी ऐसी जगह पे जहां पे काफी हार्डशिप्स है, जहां पे काफी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, काफी जैसे कि मान लीजिए आप रेगिस्तान में कुछ ऐसे इलाकों में जाते हैं, आप किसी बॉर्डर से इलाकों में जाते हैं, बर्फीले ऐसे इलाकों में जाते हैं, ले जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, यानी इस तरह के अगर कुछ इलाकों में जाते हैं, और कई ऐसे अंडमान निकोबार जाते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं, अगर इस जगह पे आपकी पोस्टिंग्स होती है तो वहां पे आपको हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा। वो इसके अलग है, इससे अलग है। ठीक है, वो जितना एक नॉर्मल सैनिक को, मतलब एक नॉर्मल फौजी को अभी तक जो जितना मिल रहा है वो ही आपको सेम अलाउंस उसका पे किया जाएगा, सेम परसेंटेज में। ठीक है, तो आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर 10,000 का सीधे अलाउंस बढ़ता है तो जहाँ 21,000 आपका फर्स्ट मंथ में सैलरी था वो 31,000 हो जाएगा। आपका सैलरी पैकेज है फर्स्ट मंथ का, फर्स्ट ईयर का 30,000, जो पूरे साल 30,000 ही रहेगा, पहले महीने से 12वें महीने तक। ठीक है, अप टू 12th मंथ 30,000 ही रहेगा। बट अगर उसमें अलाउंस जोड़ते हैं तो वो 31,000 हो जाता है, और राशन अलाउंस भी जोड़ते हैं तो वो लगभग आपका चला जाता है 33,000 के आसपास। ठीक है, आपका 9,000 डिडक्शन भी हो गया, आपके हाथ में 33,000 आ भी गया है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेवल अलाउंस है, आप कहीं जाते हैं आते हैं वो आपका फ्री है। आपको ड्रेस अलाउंस है, आप जो ड्रेस खरीदते हैं, जो आप ड्रेस बनाते हैं, उसको आपको अपनी जेब से पे नहीं करना है। सर की टोपी से लेके पाँव के जूते तक वो सारा पेमेंट आपके अकाउंट में किया जाएगा, और उससे आपको अपने यूनिफॉर्म को प्रिपेयर करना है, उसको आप अपनी यूनिफॉर्म्स को तैयार करना है और उसको पहनना है। ठीक है, इसी तरह से अगर सेकेंड ईयर में ये पूरा 12 महीने तक कटेगा, फर्स्ट ईयर का पूरा पहले महीने से 12 महीने तक आपका 9,000 कटेगा, तो 9,000 को हम इंटू 12 कर देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा लगभग 1,08,000 रुपए। ठीक है, 1,08,000 रुपए ये कट गया आपका पहले साल में। अभी सेकेंड ईयर में क्या होता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाती है 33,000, तो इसका भी 30% कटेगा। हम 30% के हिसाब से चल रहे हैं, -30%। ठीक है, हम चल रहे हैं -30% पे, तो हमारा उसका भी 30% कट जाता है, जो सैलरी पैकेज है अलाउंस के अलावा। अलाउंस इसके बाद अलग से मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें क्या है कि सेकेंड ईयर में 33,000 हो जाती है, तो आप इसमें अगर इसमें अब जब 30% कटता है तो इसमें कटेगा आपका -9,900 रुपीज। ठीक है, 9,900 रुपीज इसमें आपका सेवानिधि पैकेज में डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी इस पैकेज के हिसाब से वो आएगी 23,100। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि 4 साल बाद की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जो अगर आपको ये डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, पेरेंट्स, आपके बड़े, ठीक है, या आपके क्लासमेट्स, आपके साथी, ठीक है, और कोई भी रिश्तेदार अगर आपको ये बोलता है कि ये 4 साल का पैकेज है और ये आपके लिए नहीं है, तो नहीं, ये गलत है। ये पैकेज हर उसके लिए बंदे के लिए है, हर उस कैंडिडेट के लिए है जो इसके लिए एलिजिबल है और इसके एग्जाम्स ब्रेक कर सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, इसी तरह से अगर तीसरे साल में हम जाते हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाती है 36,500। अगर इसका 30% डिडक्ट होता है तो हमारे अकाउंट मतलब कि अगर इसका डिडक्ट होता है लगभग 10,950 रुपए, 10,950। ठीक है,
तो हमारे अकाउंट में आ जाता है लगभग 25,500। देखिए पहले फर्स्ट ईयर के पहले से 12वें महीने तक 21,000 मिलेगा, 9,000 कटेगा। दूसरे साल के पहले से 12वें मंथ तक 9,900 रुपये कट जाएंगे, 23,100 रुपये मिलेंगे हर महीने। ठीक है, इसी तरह से तीसरे साल के पहले से 12वें महीने तक 10,950 रुपये कट जाएंगे और 25,500 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरह से चौथे साल में हमारी सैलरी जब 40,000 हो जाती है, जब 40,000 हो जाती है तो हमारा 12,000 रुपये लगभग 12,000 रुपये हमारा डिडक्ट हो जाता है सेवानिधि पैकेज में और हमारे अकाउंट में आ जाते हैं 28,000, लगभग 28,800 रुपये। ठीक है, मतलब 28,000 रुपये लगभग आ जाते हैं, 28,000 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब अब ये भी पहले महीने से 12वें महीने तक रहेगा। अब जब ये चौथा साल का 12वां महीने होगा, यानी कि आपका रिटायरमेंट टाइम, अब आपकी जॉब खत्म हो गई है, तो अब इन जो हमारा 30% हर महीने कटा 48 महीनों तक, 4 साल तक जो 30% कटा, उसका क्या होगा और वो किस तरह से मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि 30% कटने के बाद में अब होगा क्या। देखिए यहां पे अभी आपको सैलरी समझ में आ गई कि हर महीने पहले से 48वें महीने तक आपकी सैलरी किस हिसाब से आएगी, कितना कितना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, कितनी सैलरी क्रेडिट होगी। ठीक है, इसके बाद में हम देखिए समझते हैं कि अब होगा क्या उस 30% का जो हमारे अकाउंट से हर महीने डिडक्ट हो रहा था। देखिए जब हम फर्स्ट ईयर में हमारे हर महीने 30% यानी कि 9,000 रुपये, 9,000 रुपीज, 9,000 रुपये। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं जब 9,000 रुपये पहले साल में फर्स्ट ईयर में जब 9,000 रुपीज पर मंथ कट रहे थे, ठीक है, तो वो कटे पूरे हमारे 12 महीनों तक, है ना। तो हमारा 1,08,000 हो गया था। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में हमारा अमाउंट 9,900 रुपीज, 9,900 ओनली, जब हमारा 12 महीने तक कटा था। ठीक है, जब हमारा 12, तो ये हो गया था लगभग 1,18,800 लगभग ना, हाँ 1,18,800 और ये 1,08,000 हो गया था हमारा। अभी थर्ड ईयर में क्या है कि थर्ड ईयर में हमारा 10,950 12 महीने तक कटा था। 10,950 10,950 इंटू 12 12 महीनों तक जब ये कट रहा है तो हमारा लगभग अमाउंट इकट्ठा हो जाता है 1,31,400। ठीक है, 1,31,400 रुपए हमारा अभी तक मतलब तीसरे साल का इकट्ठा हो गया। हर साल का अलग अलग अमाउंट है। देखिए पहले साल में 10,800 हो गया, उस पर इंटरेस्ट मिला है, वो हम बाद में बात करेंगे। सेकंड ईयर में हमारा 1,18,800 हो गया, उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी हम बाद में बात करेंगे। थर्ड ईयर में 1,31,400 सिर्फ थर्ड ईयर का है, सेकंड और फर्स्ट का नहीं है, सबका अलग अलग है। इसी तरह से फोर्थ ईयर में हमारा हर महीने 12,000 कट रहा है, तो 12,000 इंटू 12 12,000 इंटू 12। तो यहां पे क्या है आप देख सकते हैं कि हमारा 1,44,000
1,44,000 रुपीज फोर्थ ईयर के फर्स्ट से 12th मंथ तक का टोटल 1,44,000 हो जाता है। लेकिन अगर हम इनको टोटल करते हैं, आप देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको इन सबको अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूं, अगर मैं इन सबको यहाँ पे टोटल करता हूं, तो टोटल अमाउंट जो हो जाता है वो लगभग हो जाता है हमारा 5,02,200, 5,02,200। ठीक है, 5,02,200 रुपीस टोटल हमारा 4 साल में हमारे पास इकट्ठा हो गया। अब सेवा निधि पैकेज में हमें मिल रहा है लगभग 11,71,000 रुपए। तो जब हमारा 5,02,200 रुपए ही इकट्ठा हुआ है तो 11,71,000 रुपए कैसे मिलेगा? देखिए अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगा है हमें, ये हमारा वो जो सीधा सीधा कट के और इतना अमाउंट हमारा इकट्ठा हो गया 4 साल में। अभी क्या है कि जितना अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट से कट रहा है, आपकी सैलरी से कट रहा है, सेम अकाउंट उतना ही 30% सरकार उसमें जोड़ेगी। तो इसी तरह से पहले साल 9,000 रुपए हर महीना, दूसरे साल 9,900 रुपए हर महीना, और तीसरे साल 10,950 हर महीना, और चौथे साल 12,000 हर महीने सरकार आपके अकाउंट में डालेगी। तो सेम अमाउंट 5,02,200 रुपए यहां पे सरकार भी आपको पे करेगी। ठीक है, अब यहां पे आपका अमाउंट जो हो जाता है, आपका जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 10,04,400 रुपए। टोटल अमाउंट आपका हो गया, ग्रांड टोटल में लिखता हूं यहाँ पे, ग्रांड टोटल जो हो गया वो हो गया 10,04,400। ठीक है, 10,04,400 रुपए आपका 5,02,200, सरकार का 5,02,200, टोटल हो गया 10,04,400। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा, हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट होगा। जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगता जाएगा, तो ये अमाउंट पहुंच जाएगा 11,71,000 रुपीस के आसपास। ठीक है, तो आप इस डाउट में नहीं रहे कि मेरा, और दूसरी चीज इसके बाद जो 11,71,000 रुपए जो आपको मिलता है सेवा निधि में आपके रिटायरमेंट पर, वो 11,71,000 रुपए टोटली इनकम टैक्स फ्री है। उसके ऊपर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं वसूल किया जाएगा, वो इनकम टैक्स फ्री है। ठीक है, इसके अलावा जब आपका हर महीने 9,000 मतलब हर महीने जो 30% डिडक्शन होता है, तो अगर आपको फुल सैलरी मिलती है तो उस पर इनकम टैक्स लगता है। लेकिन आपका जैसे जैसे अमाउंट हर महीने कम होगा उसका इनकम टैक्स भी बचेगा, यानी हर महीने इनकम टैक्स की बचत तो आपको है ही। उसके अलावा सेवा निधि पैकेज में भी 11,71,000 रुपए पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, किसी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि 4 साल बाद, अगर आप सोचते हैं कि 4 साल बाद मेरे पास 11,71,100 रुपए, अगर आप सोचते हैं कि 4 साल बाद 11,71,000 रुपए, लगभग 12 लाख, 11.5 लाख रुपए मेरे पास मुझे कहीं से मिल जाए, तो दोस्तों ये तो लगभग नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि आपको 4 साल तक की सैलरी के साथ 11,71,000 रुपए शायद ही मिलने वाले हैं। या तो आप सैलरी ले सकते हैं, या मतलब आप अपना खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपना खर्चे निकाल सकते हैं, अपने फैमिली को देख सकते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं। फैमिली का मतलब है यहाँ पर अपने पेरेंट्स, बहन भाई। ठीक है, ये और अपने ऊपर खुद के खर्चे। यहाँ पे बीवी बच्चे यानी अपनी वाइफ एंड चिल्ड्रंस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप 4 साल के अंदर, 4 साल की सर्विस के अंदर आप शादी नहीं कर सकते हैं, मैरिज नहीं कर सकते हैं। आप घर पे जाइए, मैरिज फिक्स कीजिए, एंगेजमेंट कीजिए, बट शादीशुदा नहीं हो सकते हैं। आप 4 साल तक शादीशुदा नहीं हो सकते हैं। 4 साल, अगर आप 21 साल की उम्र में, मैक्सिमम 21 साल, 17.5 से 21 साल
की ही एज के कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये फॉर्म को भर सकते हैं और इन पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप 21 साल में, मैक्सिमम 21 साल में भी आते हैं सर्विस में, मैक्सिमम 21 साल में भी अगर सर्विस में आते हैं, आपको शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर 21 साल में भी सर्विस में आते हैं मैक्सिमम, तो भी जब आप 4 साल बाद जाएंगे +4, तो आपकी एज हो जाएगी 25 ईयर्स। और 25 ईयर्स शादी के लिए कोई बुरी एज नहीं है, ठीक है। आप जाइए बाद में अपनी शादी कीजिए, ठीक है। तो इस चीज को नेगेटिविटी में ना लें, ये आपका करियर बनाने का टाइम है। अब जो 11,71,000 रुपए आपके पास आ चुके हैं, जब 11,71,000 रुपीस आपके पास आ चुके हैं, और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग आपकी हर महीने की सैलरी में से कुछ ना कुछ बचत जरूर करें। हो सकता है कोई किसी तरह का इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लें, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा जो इनकम है, जो एक्स्ट्रा बचत है, वो भी आपकी हो सकती है। तो लेकिन हम यहाँ पे अगर 11 लाख या 11.5 लाख रुपए हम लेके चलते हैं, अगर 11,50,000 रुपए यानी 71,000 रुपए है, बट हम उसको 11.5 के आसपास मान के चलते हैं, 11.5 मान लेते हैं, वो ये 12 भी हो सकता है, ठीक है। तो 11.5 हम इसको 11.5 लाख रुपए अगर हम इसको मान लेते हैं, तो 11.5 लाख विथ पर मंथ सैलरी आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाले हैं। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। कोई भी चाचा, मामा, ताऊ, दोस्त, यार, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी आपको किसी तरह की सलाह देता है, आपको किसी की नहीं सुनना है। एक कहावत है, सुनो सबकी करो मन की, लेकिन यहाँ पे सबकी सुनना ही नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 की सुनना है, पहली मेरी और दूसरी अपने मन की। पहले मुझे सुनो, उसके बाद अपने मन की सुनना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके हर तरह के सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। आपके माइंड में जिस तरह की नेगेटिविटी भरी हुई है, उस नेगेटिविटी को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए कि आप लोग, अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या 4 साल की सर्विस के अंदर हम किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी ऑफिसर्स की जॉब के लिए या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में? नहीं, इसका जवाब है नहीं। आप 4 साल की सर्विस के अंदर, क्योंकि आपको इतना अमाउंट गवर्नमेंट इसलिए पे कर रही है कि आप यहाँ की सेवाएं लें, यहाँ से सीखें और यहाँ से अपना करियर बनाने की तैयारी करें। ये 4 साल आपका करियर का खात्मा नहीं है, ये आपके करियर के लिए आपकी ट्रेनिंग है। 4 साल ये आपका एक्सपीरियंस है, जो कि हर जगह बाद में आपकी लाइफ में, और चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी इनकम लाइफ हो, मतलब चाहे आपको कमाने के तरीके हो, हर जगह ये एक्सपीरियंस काम आने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, आपको इसके बाद 11,71,000 रुपए आपको मिल गए। आप उसका जो चाहे, जिस तरह से चाहे उपयोग कीजिए। अब आपको यहाँ पे इसके अलावा क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं? देखिए, इसके अलावा आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है कि पहली चीज तो आप किसी भी बैंक में बिजनेस लोन, किसी भी बैंक के में बिजनेस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, और बैंक आपको आपकी सिविल के हिसाब से बिजनेस लोन आसान किश्तों पर, आसान ब्याज दरों पर देने के लिए बाध्य है, उसको देना होगा। हाँ, अगर आपकी सिविल खराब है, किसी तरह से आपने अपनी सिविल खराब कर ली है, तो वो अलग मैटर है, बट प्रेफरेंस दी जाएगी आपको, ठीक है। वैसे 4 साल में आपकी सिविल खराब नहीं होने वाली है, ठीक है, लेकिन अगर पहले से किसी की खराब है तो उसको कृपया सुधार लें, ठीक है। बैंक आपको देंगे, आपको लोन देंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है। आपको बिजनेस लोन और पर्सनल लोन दोनों ही बिना देरी के बैंक आपको उसका भुगतान करेंगे, ठीक है। यहाँ डाउट में ना रहें कि बाद में आप वहां से लोन लेकर अपने बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके बाद में आप अपनी एजुकेशन जारी रख सकते हैं। इन 4 साल में आप अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं, आपको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोकेगा,
पढ़ाई करने के 1000 तरीके होते हैं, जिस जहां चाह वहां राह। तो अगर आप चाहेंगे तो रास्ते बनते जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, इसके अलावा मैं आपको प्रॉफिट बताता हूं। इसके अलावा कि जो हमारे प्रॉफिट है ना, इसमें क्या है कि अगर जब आप सर्विस में हैं, अभी सर्विस में होने के बाद में अगर किसी तरह की कैजुअलिटी हो जाती है, कैजुअलिटी से मतलब है अनहोनी, किसी तरह की अनहोनी हो जाती है, उसमें डेथ हो सकती है। जरूरी नहीं है वो सर्विस की वजह से ही हो, वो नेचुरल भी हो सकती है। ठीक है, अगर नेचुरल होती है या सर्विस की वजह से होती है, तो आपको क्या मिलने वाला है, यानी आपकी फैमिली को क्या मिलने वाला है। जरूरी नहीं है कैजुअलिटी में आपकी डेथ ही हो सकता है आप किसी तरह से अपंग हो जाए ना, मतलब हो सकता है आपको आंख होना, हो सकता है ये हो, मतलब इसको आप ये नहीं लीजिएगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। किसी के साथ कभी कुछ हो जाता है जो कि आपको सिविल लाइफ में भी बिना इस जॉब में आए भी हो सकता है। किसी भी तरह के इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो आपको वहां पे क्या प्रॉफिट्स मिलेंगे। देखिए, अगर सर्विस की वजह से, कि सर्विस की किसी ट्रेनिंग की वजह से, किसी एक्सरसाइज की वजह से, किसी मिशन की वजह से, या उसमें पार्टिसिपेट, उस मिशन या एक्सरसाइज या ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हुए आपको किसी तरह की चोट लगती है या कोई अनहोनी होती है, तो आपको क्या मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर सर्विस आपको नेचुरल डेथ होती है या नेचुरल कैलामिटीज होती है, मतलब नेचुरल आपका कुदरती तौर पे कोई अंग को खोना पड़ जाता है या फिर किसी तरह से अपाहिज हो जाते हैं, आप हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि कितना % आपको नुकसान हुआ है। देखिए, अभी डेथ हो गई तो वो तो 100% है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता कि आधी डेथ हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर डेथ हुई है तो 48 लाख मिलते हैं, ठीक है। यहां पे आपको अगर डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को 48 लाख, ठीक है, 48 लाख रुपए मिलते हैं जो कि इंश्योरेंस है। अब ये इंश्योरेंस के लिए तो भाई हर महीने का डिडक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इंश्योरेंस आपको फ्री है। देखिए, नॉर्मल सर्विस पर्संस का जो अभी तक भर्ती हो रहे थे नॉर्मल वे में, उनका इंश्योरेंस अमाउंट हर महीने उनकी सैलरी से काटा जाता है, लेकिन आपका बिना कोई अमाउंट काटे बिल्कुल फ्री 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस गवर्नमेंट करके दे रही है, ठीक है। इसके बाद में आपको प्लस 44 लाख रुपीस, 44 लाख रुपीस एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। 48 लाख इंश्योरेंस और नॉन पब्लिक फंड से 44 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपका जिस भी मंथ में 4 साल के जिस भी मंथ में आपकी डेथ होती है, 4 साल के किसी भी मंथ में अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसको क्या दिया जाएगा। देखो, अब मान लीजिए कि उसका 15 महीने जॉब करने के बाद, सर्विस करने के बाद एक बंदे की डेथ हो जाती है, तो 15 महीने के बाद कितने महीने और बचते हैं, लगभग 29 महीने बचते हैं। अब सॉरी अब सरकार क्या करेगी कि जो 29 महीने पहले यानी 15वें महीने में ही उस बंदे की, या 15 या 16 महीने में ही उस बंदे की डेथ हो गई है, जो अब 29 महीने आगे की तो उसने जॉब करी नहीं है, वो 29 महीने की सैलरी भी उसको दी जाएगी। यानी डेथ के बाद में प्लस अगर डेथ होती है तो उस 29 आगे के जो बचे हुए रिमेनिंग मंथ जो हैं, रिमेनिंग मंथ्स यानी जो बचे हुए महीने आपके हैं जिसमें आप सर्विस, यानी वो बंदा सर्विस नहीं कर पाता है जिसकी डेथ हो जाती है, उसको उसका भी पैसा मिलेगा, उसकी भी सैलरी उसके अकाउंट में डिडक्ट कर दी जाएगी, जिसका फायदा उसकी फैमिली को मिलने वाला है,
ठीक है, मतलब मैं नहीं चाहता, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर ये हो जाता है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको पर्सनली ना लें। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये पॉलिसीज आपको पता होना जरूरी है, ताकि जिससे कि आपके दिमाग में आने वाले डाउट्स खत्म हो सकें, आप क्लियर हो सकें, कि आप अपने अंतर मन से सोच सकें कि मैं इस सर्विस के लिए हूं या नहीं। ठीक है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, किसी के भी बात में नहीं आना है, अपने पिताजी की भी बातों में नहीं आना है, ना किसी इमोशंस में बहना है। ठीक है, तो रिमेनिंग मंथ्स का भी अमाउंट मिल रहा है, लेकिन अगर डेथ होती है नॉर्मल वे में, इसमें सर्विस का आप किसी एक्सरसाइज में नहीं होते हैं, किसी मिशन पर नहीं होते हैं, ना कोई किसी ट्रेनिंग पर होते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी अपने ही वजह से, मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है नॉर्मल, आप ठीक है, आप जा रहे हैं और नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया, आप छुट्टी पर हैं, इस तरह से कुछ हो जाता है, तो फिर वहां पे ये 44 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे, वहां पे आपको 48 लाख रुपीज ओनली पे होंगे। गवर्नमेंट आपको सिर्फ 48 लाख रुपए ही पे करेगी, लेकिन सेवानिधि पैकेज का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें कि किसी तरह की डिसेबिलिटी आ गई है ना, अपाहिजता आ गई है, अपंगता आ गई किसी भी तरह की, तो वहां पे परसेंटेज देखा जाएगा कि आपका कितना नुकसान हुआ है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपकी सुनने की क्षमता कम हो गई है या खत्म हो गई, तो वहां पे देखा जाएगा कि जितनी सुनने की क्षमता एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की होना चाहिए, मतलब एक आम इंसान की जितनी सुनने की क्षमता होनी चाहिए, उससे आपकी सुनने की क्षमता या देखने की क्षमता ना, या काम करने की क्षमता किसी भी तरह की, वो चाहे मतलब आपका स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, हाथ पैरों में किसी तरह की चोट हो सकती है ना, तो उसमें किस तरह का हुआ है, उसमें देखा जाएगा कि मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, फिर बताता हूं आपको। अब वहां पे ये देखा जाएगा कि अगर आपकी मान लीजिए कि 25% से 49% तक डिसेबिलिटी आई है, मतलब इतनी कमी आ गई है, 25% से 49% तक की आपके अंदर किसी भी अंग में डिसेबिलिटी आ गई है। ठीक है, उतना कम हो गया है, यानी देखने की क्षमता इतनी कम हो गई है सर्विस की वजह से। ठीक है, आपके अपने किसी काम, अपने किसी ऐसे कार्य की वजह से ना हो, सर्विस की वजह से होना चाहिए, सर्विस एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इसको 50% काउंट किया जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और रेफर कर लेता हूं, इसमें देखिए सॉरी, ये 25 नहीं है, ये है 20% से 49% तक अगर डिसेबिलिटी आ जाती है तो वो 50% में काउंट होगा, और अगर हो जाती है 50 से 70 के बीच में, देखिए 49 तक है, ये 20 से 49, तो उसको 50 कर दिया, यहाँ पे 50 नहीं था, तो यहाँ पे हम 50 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगर वो हो जाता है 50% टू 74%, 50% टू 74% या 75% है। ठीक है, 75% अगर हो जाता है, 75% हो जाता है, तो इसको 75% में काउंट किया जाएगा, यानी 75% डिसेबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है। अगर 20% आती है तो भी 50% माना जाएगा। 21, 22, 23, 40, 45 सब 49 तक 50 के अंदर आएंगे, और 50 से 75, चाहे 50 हो, 49 है तो 50, लेकिन अगर 50 है तो 75, सिर्फ 1% के अंदर आपको इतना वहां पे इंडिविजुअल को, ठीक है, जो इससे प्रभावित हुआ है किसी भी डिसेबिलिटी से, उसको 75% तक हो जाएगा। लेकिन अगर 75
जैसे 76% से 100% होता है, यानी कि वो क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। 76% भी अगर खत्म हो चुकी तो बहुत ही गौर से सुनना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो लगभग ना हो जाता है तो उसको 76 भी होगा तो 100% ही माना जाएगा। 76 हो, 79 हो, 80 हो, ये सब 100% ही माना जाएगा। अभी यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी में डेथ में 48 लाख बन रहा था और 44 लाख भी बन रहा था। अभी क्या है कि डेथ नहीं हुई है, किसी भी इंडिविजुअल की डेथ नहीं होती है, किसी तरह की डिसेबिलिटी आ जाती है, किसी भी अपने शारीरिक अंगों की क्षमता में कमी आ जाती है, तो परसेंटेज के हिसाब से वहां पे 44 लाख रुपए जो दिया जा रहा था, उस 44 लाख में 44 लाख में अब परसेंटेज को बांटा जाएगा। जैसे कि ये 50%, 75% और 100% है, ये इस 44 लाख में बांटा जाता है। अब अगर मान लीजिए कि 100% डिसेबिलिटी आ गई तो पूरा 44 लाख रुपए मिलेगा। अगर मान लीजिए कि 75% डिसेबिलिटी आ गई है तो वहां पे आपको अमाउंट मिलेगा 25 लाख रुपए। ठीक है, कितना? 25 लाख। अगर 75% आ गई है तो 25 लाख रुपए। ठीक है, और अगर 50% डिसेबिलिटी आई है तो वो मिलेगा आपको 15 लाख। ठीक है, वो मिलेगा आपको 15 लाख। ठीक है, तो अब आप 44 लाख का इसका परसेंटेज नहीं लगाना है, 44 लाख को इसका परसेंटेज नहीं लगाना है। 44 लाख को परसेंटेज लगाना है, 100% तो आपका 44 लाख हो रहा है, बट यहाँ पे 15 लाख और 25 लाख 50 और 75% में इन्होंने अमाउंट रखा है। अगर 50% की डिसेबिलिटी है तो 15 लाख और 75% की डिसेबिलिटी है तो 25 लाख रुपए प्रभावित व्यक्ति को दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से। इस तरह की नीति है। ठीक है, तो आपका जो ये इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस बिना किसी डिडक्शन के, यानी आपको मंथली प्रीमियम नहीं भरना है आपकी सैलरी से, इसके लिए कोई भी अन्य अमाउंट नहीं कटेगा। आपकी सैलरी से सिर्फ 30% सेवानिधि पैकेज के लिए काटे जाएंगे, जिसमें सेम 30% सरकार की भी भागीदारी होगी और आपको अंत में मिलेंगे 11,71,000 रुपए लगभग नीति के अनुसार। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने CDS एयरफोर्स की साइट से ही निकाले हैं। ठीक, तो जो नीति बनाई गई है उसके हिसाब से, और ये नीति आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए सेम है, इसमें आप उलझे नहीं। ठीक है, अभी तक आपको मुझे लगता है कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इनके। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो और आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई सवाल पैदा हो रहा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई जरूर आपको करूंगा। आप मुझे मेरी मेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपकी दुविधाओं को दूर करूं। और ये वीडियो आप अपने साथ साथ अपने उन रिश्तेदारों, अपने माता पिता, अपने बहन भाई, चाहे वो आपसे छोटे हों या स्कूलिंग कर रहे हो अभी, जैसे 9th 10th में हो, तो उनको भी दिखाएं ताकि आने वाले समय में उनको डाउट नहीं ना रहे, क्योंकि ये पॉलिसी लगभग ऐसी ही रहने वाली है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अगर आपको इसको और लोग, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो मैं वीडियोस बना रहा हूं इनको लोगों तक शेयर कीजिए, अपने मिलने वाले जान पहचान, अपने फ्रेंड्स सर्किल में, अपने रिश्तेदारों में इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो इन वीडियोस को देखिए और ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या फिर जिस तरह का डाउट्स उनके माइंड में क्रिएट हो रहा है, उन डाउट्स से वो बाहर निकल सके और अपनी खुद की अंतर आत्मा से शांति में बैठकर इन चीजों पर विचार कीजिए, इन बातों पर विचार कीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। किसी की भी बातों में या किसी भी भावना में लेकर कोई फैसला नहीं करना है। यह आपकी जिंदगी का सवाल है। आपकी जिंदगी को बनाना आपके हाथ में है, मिटाना भी आपके हाथ में है, और ये सिर्फ आपका ही
आप मतलब आपकी ही कोशिश होना चाहिए आपकी ज़िंदगी बनाने में। सपोर्ट की, आप किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति से सपोर्ट की उम्मीद ना करें। इस समय में हर व्यक्ति अपनी उलझनों में उलझा हुआ है। आपको अपनी दुविधाओं का हल खुद निकालना होगा। अगर किसी तरह के अभी डाउट आता है, कुछ भी डाउट आता है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। कुछ भी इस अग्निवीर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे क्वेश्चंस करें। और अगर आप इसके अलावा किसी और टॉपिक्स पर, अग्निवीर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स पर हाल फिलहाल में अगर आप उस पे वीडियोस चाहते हैं, तो कृपया उस कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें मेरे साथ कि आपको क्या चाहिए। और दूसरी चीज, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर पाऊं यहाँ पे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है काफी चिंतन, मेरी बात सुनने के बाद फिर आपको अपना दिमाग दौड़ाना है, पहले से बीच में दिमाग नहीं दौड़ाना है। इस वीडियो को मैंने आज शुरू में नहीं बोला कि पूरा देखिए, ठीक है, आपको खुद समझना चाहिए। आप लोग जो इस वीडियो को देख रहा है, पूरा देख रहा है, अंत तक देख रहा है, वो कुछ कर, वो ही इंटरेस्टेड है। इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे ये नहीं करना है, तो कृपया अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी अन्य फील्ड्स पर ध्यान दें। 23 नवंबर तक ही आपके पास टाइम है 2023 के पहले बैच में एडमिशन के लिए, मतलब कि उसका फॉर्म भरने के लिए और उसके एग्जाम्स में बैठने के लिए। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। और अगर आपको जल्दी से जल्दी कोई भी कोचिंग, मैं कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता हूँ, आप कोई भी कोचिंग्स को जो आपको जहाँ पे आपको समझ में आता है उन कोचिंग्स को अटेंड कर लीजिए जो एयरफोर्स की तैयारी कराते हैं। देखिए सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, जो सिलेबस नॉर्मल एयरफोर्स के लिए तैयारी हो रही थी, अभी अग्निवीर के लिए भी सेम सिलेबस है, उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं है। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। आप जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे कोच ट्यूटर ऑनलाइन और ऑफलाइन एयरफोर्स आर्मी नेवी की तैयारी करवाते हैं, वहां जाकर आप कोचिंग अटेंड कर लीजिए। अगर आप 2 से 3 महीने कोचिंग अटेंड करते हैं तो सक्सेस आपके हाथों में होना निश्चय है, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को खत्म करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें, आप उन वीडियो से अवगत होते रहें। और कृपया इन वीडियोस को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।